राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। तिब्बत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा, इस विषय पर आज मैं पार्ट 6 दे रहा हूँ। हाँ, अलग चैनल बना करके 100 वीडियोस इससे रिलेटेड, पूरा ऑपरेशन सारे का सारा, भूमिका प्रस्तावना से लेकर तिब्बत के इतिहास से लेकर तिब्बत के अन्य देशों के साथ युद्धों से लेकर भारत के साथ उसके सब प्रकार के संबंधों को लेकर ऐसा एक बहुत बड़ा, एक अच्छा भंडार मिल जाएगा आज की पीढ़ी को तिब्बत के विषय में जानने का। तिब्बत के विषय में जानेंगे तो भारत भी बहुत कुछ जाना जाएगा, इस उद्देश्य के साथ करूँ। और वैसे भी तिब्बत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा, यही तो टाइटल है, यही तो इसका उद्देश्य है, हेतु है लोगों के सामने बात रखने का। तिब्बत और भारत कभी भी किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, किसी भी ढंग से अलग थे ही नहीं। सब कुछ एक, देश अलग अलग थे, सब कुछ एक। और तिब्बत कभी भी चीन का गुलाम नहीं रहा, चीन कभी भी तिब्बत के अंदर घुसा नहीं। कभी कभार बीच में कहीं कोई 150 साल में 10-20-30 किलोमीटर तिब्बत आगे चला गया, 10-20-30 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया। इसके सिवाय ऐसा नहीं लगा कि चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आज हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा पीछे जाएंगे। इसकी प्रस्तावना के रूप में हम समझ सकते हैं, प्राचीन भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संपर्क तब हुआ जब 127 ईसा पूर्व में न्यात्री सेंसपो यरलुंग राजवंश के पहले तिब्बती राजा के रूप में वो आसीन हुए। कहा जाता है कि ये शाक्य वंश महात्मा बुद्ध के गोत्र के थे। और मध्य तिब्बत में एक पौराणिक कथा सी है कि ये जो शाक्य वंश के राजा थे, ये आकाश रस्सी की सहायता से नीचे उतरे थे। और भी कई बातें, प्राचीन, बहुत प्राचीन इतिहास होने के कारण कहीं कहीं कड़ियाँ जुड़ती हैं, कहीं कहीं नहीं जुड़ती। लेकिन भारत और तिब्बत के बीच ऐसा कहा जाता है कि नया मोड़ संबंधों का तब आया जब तिब्बत में बौद्ध धर्म 7वीं-8वीं शताब्दी के पहले ही प्रचार के रूप में आ गया था। और उसके अनुसार तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म फैलने लग पड़ा था। कई महान भारतीय मनीषियों जैसे पद्मसंभव और शांत रक्षित के ने तिब्बती यात्रा की और बौद्ध धर्म एक प्रकार से राज्य धर्म बन गया। बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने के सिलसिले में वर्तमान तिब्बती लिपि और व्याकरण को भारत से योंगत्सेन ग्रंथों के एक सब प्रकार का एक लिपि से लेकर और थॉनवी संबोटा, ऐसे कुछ लोगों ने भारत से तिब्बत ले जाने का प्रयास किया। लिपि जो प्राकृत भाषा से मिलती है,
संस्कृत नहीं है, लेकिन तिब्बत का प्राचीन से प्राचीन जाते हैं तो और प्राचीन जाया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कड़ियाँ मिलती हैं, कहीं कहीं नहीं मिलती। हाँ, लेकिन दूसरा पड़ाव है धर्म प्रचार। 10वीं और 11वीं शताब्दी को तिब्बत में पुनर्जागरण के रूप में लिया माना जाता है, समझा जाता है, जिसके दौरान पश्चिमी तिब्बत में थोरिंग और सम्प्रोंग के मंदिर और गोम्पा, जिसको मठ कह सकते हैं, साथ ही साथ अलकी कला, वहाँ की कला को विशेष रूप से जो कहा जाता है, साहित्य, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा तिब्बत के अंदर, यानी भारत ही तिब्बत के अंदर है, ऐसा वहाँ दिखने लगा। इस अवधि के दौरान एक बात और हुई। आयुर्वेद पर आधारित तिब्बती चिकित्सा ने एक देशीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी भारतीय जड़ें बरकरार रहीं। यानी तिब्बत और भारत की आयुर्वेद और तिब्बती चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें समान है, जड़ी बूटी आधार तो है ही है। तिब्बत में चीनी आक्रमण की शुरुआत 1949-50 में हो गई। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परम पावन दलाई लामा भारत में निर्वासित होकर उनको आना पड़ा। वस्तुतः यहीं से कह सकते हैं कि भारत तिब्बत के सांस्कृतिक रिश्तों की परीक्षा भी हुई और नया जीवन भी मिला। भारत और तिब्बत के इतिहास में अक्टूबर मास की अनेक दुखद और दर्श देने वाली स्मृतियां भी जुड़ी हैं। 7 अक्टूबर 1950 को चीन की लाल सेना ने तिब्बत को कुचल के रख दिया, 49 में एंटर किया और 7 अक्टूबर 1950 को घोषित कर दिया सारा तिब्बत हमारा है। 20 अक्टूबर 1962 को, 7 अक्टूबर 1950 को वो घोषणा की और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया। पंचशील की कस्में खाने वाला और हिंद चीनी भाई भाई के नारे लगाने वाला चीन उदारता का मुखौटा फेंककर असली खूंखार साम्यवादी चेहरे के साथ भारतीय सीमा पर आ खड़ा हुआ। भारत तिब्बत समन्वय संघ का मानना है कि तिब्बत को केवल आज़ाद होना ही नहीं बल्कि इसको शक्तिशाली बनना होगा। शक्तिशाली तिब्बत ही भारत के हित में है। यह शक्ति सामरिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर होनी चाहिए। आज के दौर में तिब्बत के लिए हम क्या कर सकते हैं? भारत तिब्बत समन्वय संघ इस दिशा में जो कर रहा है और जो करना चाह रहा है और जो करने का प्रयास कर रहा है, उसमें से कुछ बातें हम भी जरा सुन लें, नोट कर लें अपने पास। और हम क्या क्या कर सकते हैं कि अपने इलाके में और आसपास तिब्बत समर्थक समूह की स्थापना कर सकते हैं। आसपास के लोगों को तिब्बत और तिब्बती लोगों के विषय में बता सकते हैं
जैसे अभी मैंने 6-7 पार्ट के अंदर काफ़ी जानकारी दी है और बहुत आगे भी देने वाला हूँ। समाचार पत्र पत्रिकाओं में तिब्बती लोगों की न्यायिक अधिकारों का समर्थन करना, जागरूक करना, उसका प्रचार करना, आग्रह करना और अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों को तिब्बत के बारे में सूचित करना, जागरूक करना और तिब्बत के मुद्दे को संसद में उठाने का अनुरोध करना। और भारत सरकार से भी अनुरोध किया जा सकता है। वो क्या कि चीन की सरकार तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार के बीच उचित बातचीत के लिए एक माहौल तैयार करना, माहौल तैयार करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करना। भारत तिब्बत समन्वय संघ इस दिशा में प्रयास कर रहा है, कई मोर्चों पर, कई प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में लगा हुआ है। आप लोग भी भारत तिब्बत समन्वय संघ के सदस्य बन करके इस दिशा में कुछ सहयोग कर सकते हैं। तिब्बत के लिए काम करना ऐसा समझ के नहीं भाई, तिब्बत की स्वतंत्रता भारत के हित में है, भारत की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। सभी एपिसोड के अंदर मैंने टच करने की कोशिश की है कि भारत और चीन की सीमा कहीं से भी नहीं मिलती थी। कश्मीर के एक ऊपर किसी एक कोने में तुर्कमेनिस्तान, जो आज चीन से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है, वो एक छोटी सी सीमा लगती है। बाकी पूरे कहीं लद्दाख में, कहीं गिलगित बाल्टिस्तान में, कहीं पीओके में, कहीं भी नहीं लगती। ये जो असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा जिस पर उसकी नज़रें हैं, उसका क्या कहना था, तिब्बत को तो मैंने हथेली को ले लिया, अब ये 5 फिंगर्स असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा ये तो मुझे लेनी ही है। ये तो इससे हथेली से ये उंगलियां अलग कैसे हो सकती हैं। और अरुणाचल पर समय समय पर वो क्लेम भी करता है, हाँ, इंटरनेशनल मंच पर शिकायतें भी करता है, भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाने पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है। ऐसा वो चीन वास्तव में एक साम्राज्यवादी, ऐसा दुष्ट बलशाली राक्षस है। बहुत नुकसान हमारा हो चुका है, पर हमारे इस नुकसान के अंदर हमारे इस भारत माँ के, अब मैं क्या कहूँ उस व्यक्ति को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसने ऐसे कई चीज़ों को दांव पर लगाकर वो क्या देखना चाहते थे, उनके दिमाग में क्या था। जबकि पंडित नेहरू को मोटिवेट करने वाले, जागरूक करने वाले कितने लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य रघुवीर, सरदार पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, माधव सदाशिवराव गोलवलकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसे कितने लोग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कितने लोगों ने समय समय पर पंडित नेहरू को बताने की कोशिश की कि चीन तिब्बत में नहीं आया भाई, उसका अगला निशाना भारत होगा। हुआ वही हुआ। 59 में तिब्बत को पूरी तरह से हथिया लेने के बाद, 3 साल के बाद, और 49 में जब आया था, 7 अक्टूबर 1950 को जब उसने डिक्लेयर कर दिया था कि तिब्बत हमारा है, 12 वर्ष बाद और 1959 के 3 वर्ष बाद उसने भारत पर जो हमला किया, जो कुकृत्य किया, उस काली अंधेरी रात में बर्फ़ की बिछी चद्दर को, सफ़ेदी को लाल किया, पीठ में छुरा घोंपा, ऐसे दुष्ट चीन को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था कि चीन क्या है। चीन का पूरा इतिहास रखने की कोशिश की थी आचार्य रघुवीर ने, उसका मनोविज्ञान भी
रखने की कोशिश की थी, तथ्य और आंकड़ों सहित। पटेल ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर नेहरू को कहा था। खैर, ये विषय मैं इन 5-6 एपिसोड के अंदर ले चुका हूँ। अब अगला मेरा प्रयास होगा कि तिब्बत के इस संघर्ष में, अरे हमें भी तो 190 वर्ष अंग्रेज़ों के, बहुत दूर ना भी जाए, मुसलमान, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये 190 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिश इंडिया के जाने तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सशस्त्र चुनौती देने वाले क्रांतिवीर, बलिदान होने वाले ऐसे नायक और नायिकाएं, उन सबको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दे ही रहा हूँ। तिब्बत के और जो देने होंगे मुझे, वो मैं अभी 24-25 को इसी की एक मीटिंग के लिए सोनीपत जा रहा हूँ। आज अभी निकल रहा हूँ। मैंने सोचा कि निकलने से पहले ये 3 वीडियोस की एक सीरीज़ आपके सामने रख दूँ कि ताकि तिब्बत को, तिब्बत के आज की अवस्था को, निर्वासित सरकार को, तिब्बत पर हुए हमले और चीन के हुए शिकार के उस सारे घटनाक्रम को मैंने कोशिश की है उसके प्रस्तावना से लेकर के, और कुछ तथ्य आपके सामने रख करके कि आज तिब्बत कहाँ है, कहाँ रह रहा है, भारत में वो किस अवस्था में है, और भारत सरकार उनको क्या क्या सुविधाएं दे रही है, ऐसे कुछ। लेकिन सरकार जो करेगी सो करेगी, और भारत तिब्बत समन्वय संघ कोशिश करेगा कि स्कूल कॉलेज में जा कर के इस युवा पीढ़ी को, कुछ नहीं जानते तिब्बत के बारे में, कि हमारे ही इस सारे विश्व की छत तिब्बत, जिसको हमारे यहाँ त्रिविष्टप कहा गया शास्त्रों में, किस प्रकार से लहूलुहान किया है, और कैसे आज की दुनिया में ये कैसे संभव है कि इतने वर्षों से इंटरनेशनल मंच के ऊपर उसका कोई विशेष कहीं भी चर्चा नहीं दिख रही। उसका दोषी भारत है, और भारत का वो लीडर जिसने कई पाप किए, बहुत पाप किए, उसमें ये एक पाप था तिब्बत के बारे में चीन को नहीं समझना, चीन को दे देना, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मिली हुई सीट को भी चीन को दे देना, ताइवान को नाम मान्यता देना। तिब्बत को मान्यता देने का काम आज तक नहीं, निर्वासित सरकार को ही मान्यता दे दे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन चोट भारत पर लगी थी, सीमाएं भारत की दांव पर लग गई थी। हज़ारों मील की सीमा जो कभी चीन के बीच और भारत के बीच में नहीं थी, वो बन गई थी। भारत की सीमा पर चीन आके खड़ा हो गया था। चीखना चिल्लाना तो भारत को था, लेकिन सोने की तश्तरी में तिब्बत को जाते हुए देखकर, और तिब्बत पर एहसान न करता, इसलिए भी कर लेता कि भाई ये अन्याय हुआ है, ये नहीं होने देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ भी नई व्यवस्थाएं बनी थी, उसके अंदर कई कस्में खाई गई थी, कई कंडीशंस एक दूसरे के प्रति बताई गई थी। कोड ऑफ कंडक्ट ये बनाया गया था कि किसी पर कोई हमला नहीं कर सकता, कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, वगैरह वगैरह 20 तरह के उसके अंदर बातें हुई थी। लेकिन हमने तिब्बत के साथ न्याय नहीं किया। हाँ, अब कुछ हम उनकी रक्षा कर पा रहे हैं, यहाँ रह कर के हम उनको कुछ सुविधाएं दे पा रहे हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय मैप पर, मानचित्र पर जो एक पहल होनी चाहिए भारत की ओर से, वो पहल अभी कहीं दिख नहीं रही। इस चैनल के माध्यम से मैं 190 वर्ष के पिछले काल में अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र चुनौती देने वाले वीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूँ, अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता। ऐसे ही ये बीच में तिब्बत का आ गया। हाँ, तिब्बत के 50 से 100 के बीच में एक अलग चैनल के द्वारा मैं ये दूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को भी तिब्बत के बारे में बहुत कुछ अगर जानना होगा तो वो जान सकेंगे। राष्ट्रगाथा चैनल पर मेरे ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।